हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जब चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को ही बेसिक लेवल पर समझा था। तो एक्सरसाइज 7.3 तो हमारी कंप्लीट हो गई है, जो पूरी तरीके से परम्यूटेशंस पर बेस्ड थी। तो अगर ये पिछले जो वीडियोज़ हैं, ये अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो ऊपर आपको चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप चैप्टर 7 की हर एक्सरसाइज, हर टॉपिक को देख सकते हैं। तो अब हमारा बचा हुआ है कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस को समझेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे, उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे, देन हम करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए सबसे पहले कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशंस की हम बात करें, तो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बेसिक लेवल पर समझाया है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए बी सी, ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब बात वही है कि मैंने जब आपको समझाया था, तो मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि एक तरह का सिलेक्शन, जब सिलेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है, वो एक तरह का होता है कॉम्बिनेशन। तो अगर हम इन 3 ऑब्जेक्ट में से, तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कोई 2 आप सिलेक्ट करिए, तो हमने ए और बी को सिलेक्ट कर लिया, या फिर बी और सी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ए और सी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह का ये ए बी क्या है, सिलेक्शन है, हमने सिलेक्शन किया। बी सी क्या है, ये भी एक सिलेक्शन है। ए सी क्या है, ये भी एक सिलेक्शन है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं से कहीं तक ये चीज़ नहीं बोली गई है कि कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं इनको, ठीक, समझ में आ रही बात, या फिर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। मैंने आपसे क्लियरली बोला कि आपको क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है सिर्फ। सिलेक्शन हो गया हमारा ए बी, बी सी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद ये हमारे जो तीनों के तीनों रहेंगे, ये रहेंगे हमारे कॉम्बिनेशंस। तो ये चीज़ आपने बेसिक लेवल पर समझी है, जब हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था। लेकिन इसमें जो है, जब क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है भाई, कि जैसे अभी तक आपने परम्यूटेशन के क्वेश्चन किए हैं, तो परम्यूटेशन में आपने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं उसमें, कि एक वर्ड दे दिया गया और क्या बोला गया, इन हाउ मैनी वेज दिस वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, या फिर कैन बी अरेंज्ड। तो वर्ड्स को फॉर्म करना, अरेंज करना, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये किस चीज़ को शो करते हैं, परम्यूटेशन को, क्योंकि हम एक तरह का अरेंजमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे क्या क्लियरली कहा कि इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो इस तरह के जो वर्ड्स रहेंगे ना, ये शो करेंगे कॉम्बिनेशंस को। और वैसे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक लेवल पर समझ लिया हमने, जो हम पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें और चीज़ें क्या एडअप होती हैं, कि एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये ए बी है, सिर्फ ए बी की मैं बात करती हूँ, तो ए बी को हम अगर आप सिलेक्ट करते, तो हो सकता है बी ए भी सिलेक्ट कर लेते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ए बी जो है वही बी ए है। कभी भी कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको कहा कि 2 लेटर सिलेक्ट करो, आपने ए और बी को सिलेक्ट करा, ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर भी तो ए और बी को ही सिलेक्ट किया है, तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ए और बी को सिलेक्ट कर लो, या फिर बी और ए को सिलेक्ट कर लो, बात तो एक ही है ना। तो कॉम्बिनेशन में बस ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि अगर ए भी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो बी ए है, ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हैं तो एक ही चीज़ ना। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, मैंने आपको 3 कलर वाला एग्जाम्पल समझाया था। अब जैसे ये 3 कलर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो वही बात है कि अगर मैं आपको कहती हूँ इनमें से कोई भी 2 कलर आप सिलेक्ट करिए, चूज़ करिए, तो ग्रीन और ऑरेंज सिलेक्ट कर लिया मैंने, और भी अलग अलग सिलेक्शन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ग्रीन और ऑरेंज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑरेंज और ग्रीन भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपके पास वही 2 कलर रहेंगे, इस कंडीशन में भी आपके पास वही 2 कलर रहेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस में जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
बात आगे समझ में कि इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। मैंने आपको दो कलर सेलेक्ट करने के लिए बोला तो आप ग्रीन ऑरेंज बोल दें या ऑरेंज ग्रीन बोल दें, कलर तो वो दो ही रहेंगे ना, कलर तो चेंज हो नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप ऑरेंज पिंक बोलते हैं तो एक अलग बात है, फिर ये अलग सिलेक्शन होगा, ठीक है। बात आगे समझ में। तो इसमें कॉम्बिनेशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परम्यूटेशन में ए बी और बी ए ये तो अरेंजमेंट है ही, ये तो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है ही परम्यूटेशन में। बट कॉम्बिनेशन में या तो आप ए बी ले सकते हैं या फिर बी ए, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, बात दोनों की एक ही है, ये काउंट नहीं होगा अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो बात आगे समझ में क्लियरली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और फिर उस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि एक्चुअल में कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के होते हैं। तो जहाँ तक कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें सिलेक्शन, चूज़ करना, इस तरह के वर्ड ही यूज़ होंगे ज़्यादातर। तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का है, और वैसे भी दोनों में बहुत अंतर है, जब आप अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे फॉर्मूला, और ये तो मैंने सिर्फ रफली समझाया था, इसमें नोट करने के लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए परम्यूटेशन का क्या होता है, NPR, ठीक। क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। परम्यूटेशन के लिए यही होता है ना, 0 इज लेस देन r इज लेस देन एंड इक्वल टू n। ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा परम्यूटेशन का। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रहेगा NCR इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R। बात आई समझ में। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। तो देखें फॉर्मूला जो है उसमें चेंज कहाँ आया है, सिर्फ ये चीज़ जो है ये पूरे परम्यूटेशन की है, चेंज आया है ये। अब ये क्यों आया, इसका भी रीज़न है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने ए बी सिलेक्ट करा है तो उसमें बी ए काउंट नहीं होगा, क्योंकि ए और बी सिलेक्ट करें या फिर बी और ए सिलेक्ट करें, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो जितने, जैसे कि यहाँ पर हमने कितना सिलेक्ट किया, ए बी सी में से कितने सिलेक्ट किए, ये कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3, और सिलेक्ट करने के लिए हमने कितने ऑब्जेक्ट बोले थे, 2, तो ये रहेगा हमारा आर, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है आपको कि परम्यूटेशन में n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और r जिनको हम अरेंज करने के लिए लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारे वैकेंट प्लेस होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन में n तो वही रहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन जो r रहेगा वो क्या रहेगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बात आगे समझ में क्लियरली। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ इसमें फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ये क्यों आया, मैंने आपको रीज़न बताया कि क्योंकि इसमें ए बी भी काउंट होगा, बी ए भी काउंट होगा परम्यूटेशन में, लेकिन कॉम्बिनेशन में सिर्फ ए बी ही रहेगा, बी ए काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। ए बी अकेला ही काउंट होगा, बी ए काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला है, इसमें डिवाइड किससे करा है, फैक्टोरियल r से। रीज़न उसका यही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, जैसे कि हमने अभी 2 सिलेक्ट करे तो उससे उसमें डिवाइड कर देंगे जिससे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं ये हटा रही हूँ, सिर्फ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लिखेंगे। ये फॉर्मूला मैंने अभी इसलिए लिख के बताया आपको परम्यूटेशन का, ताकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको ईजी लगे, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला आप करें, आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अब जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ जो ऑब्जेक्ट हैं टोटल वो भी 3 हैं, और उनमें से हमको सिलेक्ट भी 3 ही करना है। तो जब n और r इक्वल हो जाते हैं, मतलब NCN,
तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा NCN है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, मतलब कि n माइनस n, क्योंकि यहाँ पर r भी n है, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, बचा क्या, 1 अपॉन n माइनस n, मतलब कि 0 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन 1 1। ठीक है, तो इसको हमने एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि NCN मतलब कि n और r अगर इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब NC0, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, समझ लेते हैं। n की प्लेस पर हमने ले लिया 3, c और r हमारा है 0। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसी फॉर्मूले से करेंगे इसको। n हो जाएगा 3, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन, अब n माइनस आर, तो n है 3, r है 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 3 अपॉन, अब ये जो 3 माइनस 0 है ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, बचा क्या, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 1, तो 1 अपॉन 1 1। तो इसीलिए यहाँ पर देखें तो n तो हमारा कोई भी चेंज हो सकता है, अगर r हमारा 0 होता है तो उसकी वैल्यू भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो। ठीक, तो देखिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि अगर जो एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर करा रही हूँ, ये एग्जाम्पल तो खैर बुक से मैं नहीं ले रही हूँ, मैं अपने मन से करा रही हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है। तो जो चीज़ अगर आपको लगता है कि नोट करनी है तो वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमको नेक्स्ट जो चीज़ है समझानी है मुझे, यहाँ पर देखें तो NCA इक्वल टू NCB है, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी। पहली तो ये कि ऑब्वियसली A इक्वल टू क्या हो जाएगा B, दूसरी चीज़ जो N होता है वो होता है इक्वल टू A प्लस B। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इस फॉर्म में, जैसे कि हम एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है NC और यहाँ समझ लीजिए 3 है इक्वल टू NC और यहाँ पर है 2। तो इस कंडीशन में अगर आपको बोला जाता है कि n की वैल्यू फाइंड करिए तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको ताकि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखा कि जब ये कंडीशन आती है तब हम क्या करते हैं, हमारा n इक्वल टू क्या होता है A प्लस बी, तो ये है A की प्लेस पर, ये है B की प्लेस पर, तो डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दो आप, तो n की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 5, 3 + 2 5, सिंपल। ठीक है, तो बात आई समझ में कैसे करना है। ठीक, अगर आपसे कभी भी ऑब्जेक्ट टाइप में पूछा जाता है तब आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ठीक, तो अगर इसको भी आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ थी, फॉर्मूले थे जो मुझे आपको बताने थे, तो अगर आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, 1-2 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। तो देखें ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, क्या बोला गया है यहाँ पर, इफ़ NC9 इक्वल टू NC8 फाइंड n। तो देखो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और तो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पर बताऊंगी। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमारा जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उससे हम करेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि NCR इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम दोनों जगह पे फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा क्या दिया हुआ है हमको, NC9 इक्वल टू NC8। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो n की जगह पे तो n ही है, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r कितना है यहाँ पर 9, और r की प्लेस पर फैक्टोरियल 9। बात आ गई समझ में इतनी। ये हमने हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसको ले लिया हमने और अब हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बीच में इक्वल है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस, यहाँ पर r कितना है 8, तो 8 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 8। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में।
हमने सिर्फ क्या किया, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, और ये हमको गिवन था तो हमने ये यहाँ लिखा, और यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक, बस इतना ही किया है अभी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन क्या हो गया, कैंसिल। अब जो भी बचा है उसको आगे हमको सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर में यहाँ बचा 1 अपॉन ये जो n-9 फैक्टोरियल है, इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए। फैक्टोरियल 9 को हमको ओपन करना होगा, तो 9 × 8 तक ओपन करेंगे इसको, ठीक, बीच में इक्वल है। फिर यहाँ पे भी बचा है 1 अपॉन n-8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो n-8 n-9 फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे ये कैसे आ गया, तो इसको रफली समझाती हूँ, ध्यान से देखें। अगर फैक्टोरियल n को ओपन करना होता है तो वो क्या होता है, n n-1 n-2 एंड सो ऑन चलता है, चाहे तो यहाँ तक इसको रोक सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से ये क्या है, n-8 फैक्टोरियल है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले n-8, क्योंकि n को सबसे पहले हमने n लिखा, फिर नेक्स्ट में उसमें से -1 करा, फिर -2 करा, ऐसे ही यहाँ करेंगे। तो n-8 फिर आएगा n-8 -1, ठीक है ना, और यहीं तक हमने इसको रोका है। रीज़न क्या है इसका कि n-8 तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा n-8 -1 तो n-9, जो कि हमको चाहिए था, ठीक, बात आ गई समझ में। चलो, तो ये जो रफली किया ये मैं हटा रही हूँ, आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और जो ये फैक्टोरियल 8 बचा है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक। अब आगे सॉल्व करें तो देखें ज़रा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो फैक्टोरियल 8 से ये फैक्टोरियल 8 कैंसिल, n-9 फैक्टोरियल से n-9 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन 9 और यहाँ बचा 1 अपॉन n-8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, ठीक। सो n-8 इक्वल टू 9, ठीक। तो n इक्वल टू 9 + 8 और 9 + 8 मतलब कि 17, ठीक है। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मार्क के आते हैं तब आप बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टमेटिक करेंगे, ठीक है, बात आ गई समझ में। तब आप इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला लिखा, ठीक। फिर हमको बोला गया था कि इफ़ दिस इक्वल्स टू दिस, यानी ये लिखा हमने। फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ इस स्टेप में। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि भाई फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल कर दिया। देन डिनोमिनेटर में हमने देखा कि n-8 को हम आगे ओपन कर सकते हैं और 9 को ओपन कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 9 को हमने लिखा 9 × फैक्टोरियल 8 और n-8 फैक्टोरियल को लिखा n-8 n-9 फैक्टोरियल, ठीक है, बात आगे समझ में इतनी। देन फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, n-9 फैक्टोरियल से n-9 फैक्टोरियल कैंसिल, जो बचा वो यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत छोटी क्लासेस से ये चीज़ करते आ रहे हैं। इस तरीके से n की वैल्यू आ गई हमारी 17, ठीक है, बात आगे समझ में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मार्क के आएंगे तब आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको उसको नोट डाउन करना है तो बिल्कुल जहाँ आपको लगता है वहाँ आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे तो यहीं साइड में बता देती हूँ। मैंने आपको अभी समझाया था कि NCA इक्वल टू NCB अगर होता है तो n इक्वल टू हो जाता है हमारा a + b। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम n इक्वल टू a + b लिख रहे हैं, ठीक, बात आ गई समझ में। अब जो क्वेश्चन में हमको दिया वो क्या है, वो है NC9 इक्वल टू NC8। तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 9 + 8 17। तो ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो जब तक 1 मार्क का क्वेश्चन ना हो इसको आप ना करें, क्योंकि वही बात है कि फिर अगर ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन होगा और अगर आप इस तरह से कर देंगे तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्क कट जाए। हालांकि सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है, सॉल्यूशन सही है, बट वही बात है कि इस फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है तो, ठीक। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया था ये फॉर्मूले से भी मैंने आपको समझा दिया कि n की वैल्यू क्या आ गई 17, ठीक। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 17, क्लियर, ठीक।
तो अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था, ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18, उसको सॉल्व करेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक। तो देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। तो इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन हमसे किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले उसको ध्यान से समझें। अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड, ठीक। यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि एक कमिटी है, उसको हमको बनाना है, लेकिन उसमें कितने पर्सन को सिलेक्ट करना है हमको, 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। मतलब कि यहाँ पर एक ग्रुप है, उसमें मैन है 2 और वुमेन है 3। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 3 + 2 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 5, जिसमें से एक कमेटी हमको बनानी है जिसमें हमको कितने पर्सन सिलेक्ट करना है, 3, ठीक है। सिलेक्शन की बात आई। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, ठीक। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, मतलब कि ये कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं अगर 5 persons में से 3 person की कमेटी हमको बनानी है तो, ठीक है। बात आगे समझ में क्लियर। तो पहली चीज़ है यहाँ पर यही पूछी गई है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये अलग है, तो ये हम समझेंगे बाद में। अभी पहली चीज़ हमसे इतना पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 5, उनमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ मैं हटा रही हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे इसको। सो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चीज़ हमने लिख ली कि नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 5, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है हमसे कि अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men 3 women इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। मतलब कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 5, जिसमें से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं। क्लियर, बात आगे समझ में। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, NCR, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए इतना अगर आपको नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, n - r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, ठीक है। तो बस यही हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। तो n कितना है हमारा 5, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन n - r मतलब कि 5 - 3, n5 r3 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल 3। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 को हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन 3 तक ही हमने इसको रखा क्योंकि फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 - 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 × 1 मतलब 2 1s are 2, तो ये हमने लिखा यहाँ 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4, तो बचा क्या सिर्फ 5 × 2, तो 5 2s are 10, ठीक। सो बस बहुत ही सिंपल सा था, पहली चीज़ जो बोली गई थी तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सिर्फ हमको ये बोला गया था पहली लाइन में, यहाँ पर कि इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि नंबर ऑफ वेज रहेंगे 10, जिसमें हम 3 persons की कमेटी को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आगे हमको कुछ एक्स्ट्रा बोला गया, उसको आपको समझना होगा यहाँ पर ध्यान से। हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटीज़ वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। अब यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ ये करनी है कि जो कमेटी हमको बनानी है उसमें जो भी मेंबर रहेंगे उनमें हमको 1 man लेना है और 2 women लेना है। तो ये कैसे होगा ये हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है।
तो समझ में आ गई बात, क्या करना है हमको कि हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब ये कैसे होगा कि भाई अगर अगर हम ये 3 पर्सन सेलेक्ट करते हैं तो इनमें से 1 मैन होगा और 2 वुमेन होंगी, ये कैसे होगा, तो ये अब हम बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, हमको ये बोला गया है कि जो 3 पर्सन्स हम सेलेक्ट करेंगे कमेटी के लिए उसमें 1 मैन होगा। तो भाई टोटल मैन कितने हैं, 2, ठीक है, नंबर ऑफ मैन 2। लेकिन अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिलेक्ट कितना करना है, 1। मतलब इस कंडीशन के लिए n हो गया 2, r हो गया 1। मतलब कि NCR फॉर्मूले में n की प्लेस पर आएगा 2, c और r की प्लेस पर आएगा 1। मतलब 2C1 तरीके से हम 2 मैन में से 1 मैन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात आगे समझ में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं ये रफली इसलिए आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये चीज़ आई कहाँ से। क्योंकि ये चीज़ हमको क्लियर है कि 2 मैन है, उनमें से जो भी कमेटी बन रही है उसमें 1 मैन आएगा, वो कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन 2C1 वेज, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझें, टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 3, लेकिन उनमें से 2 ही सिलेक्ट हों, ये कैसे होगा, ठीक है। मतलब कि 3 मतलब क्या हो गया हमारा n, मतलब कि 3 में से हमको कितनी सिलेक्ट करना है, 2, तो r हो गया 2। तो इसके लिए अगर हम NCR फॉर्मूला अप्लाई करते तो n हो जाएगा 3c और सिलेक्ट कितना करना है हमको, 2, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्शन कितना हो रहा है वो हो जाएगा हमारा r। तो 3C2 वेज में 3 वुमेन में से 2 वुमेन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रफली क्या है इसको मैं हटा रही हूँ। सो अब यहाँ पर वही बात है कि हमको 2 मैन में से 1 मैन को सिलेक्ट करना था और 3 वुमेन में से 2 वुमेन को सिलेक्ट करना है, यानी कि 3 पर्सन हमको सिलेक्ट करना है, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, मैन है 2, वुमेन है 3, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमको यही बोला गया था कि जो भी कमेटी बन रही है अगर उसमें हमको 1 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने दोनों को अलग अलग फाइंड कर लिया, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2C1 इंटू 3C2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटीज़ मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, n हमारा था 2 तो फैक्टोरियल 2, r हमारा था 1 तो 2 माइनस 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर n था फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस आर 3 माइनस 2 और यहाँ पर 2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 मतलब 2 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 होता है 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल 1 भी क्या हो जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जार 6 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा 2 1 जार 2। अब यहाँ पर इस 2 से ये 6 कैंसिल, 2 3 जार 6, बचा क्या सिर्फ 2 इंटू 3, तो 2 3 जार कितना हो जाएगा 6, ठीक है। सो यहाँ पर ये रहेगा हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें पूछी गई थी। सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि अगर हमको 3 पर्सन की कमेटी अगर बनाना है तो उसमें 3 लोगों का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो 3 लोगों का सिलेक्शन करने के लिए हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लिए, यहाँ पर ये नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लिए। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 5, जिसमें से हमको सिलेक्ट करने थे 3, तो NCR मतलब 5C3, इसको सॉल्व करा तो हमको मिल गया 10, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला गया कि अगर ये जो कमेटी है अगर इसमें हम 1 मैन और 2 वुमेन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो ये हमने सबसे पहले देखा, तो भाई मैन के लिए हमने अलग से फाइंड करा, क्योंकि टोटल मैन थे 2, उनमें से 1 को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे 2C1 वेज में करेंगे। फिर यहाँ पर वुमेन का देखा तो भाई 3 वुमेन हैं, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना तो 3C2 वेज में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमको मिल गया इसका आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी कर लिए,
और हमने ये भी समझ लिया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। वैसे कॉम्बिनेशन पहले भी आप समझ चुके थे कि जब हम पर्टिकुलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यानी एक तरह का सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो हमारे होते हैं कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में सिंपल सीधी सी बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे हमसे, ठीक है। तो इस तरह के रहेंगे इसमें क्वेश्चन। तो वैसे भी हालांकि 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए कराया कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही जाए, तो आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। अब जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ही आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि परम्यूटेशन के क्वेश्चन में और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो बात वही है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी, ठीक है। सो आई होप कि आज के वीडियो में हमने जो थोड़े बहुत फॉर्मूले देखे, क्वेश्चंस देखे, एग्जाम्पल देखे, वो समझ में आए होंगे आपको। और मेरा ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।